हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 भारत के विदेश संबंध पॉलिटिकल साइंस क्लास 12। ये फोर्थ चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। इस चैप्टर में हम भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। भारत की विदेश नीति, निर्धारक तत्व और भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता के बारे में पढ़ेंगे। भारत और चीन के संबंधों के बारे में पढ़ेंगे, भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में और भारत की परमाणु नीति के बारे में इस चैप्टर में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं विदेश नीति। विदेश नीति क्या होती है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे भारत की विदेश नीति के बारे में। तो भारत की विदेश नीति को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि विदेश नीति क्या होती है। ठीक है, विदेश का मतलब होता है फॉरेन, नीति मीन्स पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी। विदेश मीन्स दूसरा देश। तो कोई भी देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार से संबंध अपनाएगा उसे विदेश नीति कहते हैं। और विदेश नीति जो होती है मुख्य रूप से वो सिद्धांतों और समूहों, मतलब उन सिद्धांतों और व्यवहारों का समूह होता है जो हम दूसरे देश के साथ अपनाते हैं और उसमें अपने राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान रखते हैं। तो मुख्य रूप से बिल्कुल सिंपली आपको समझना है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंट्री है, राइट, ये मान लो एक देश है, ये दूसरा देश है, ये तीसरा देश है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, तो और ये छठा है। ये जो देश है या कोई भी इनमें से कोई भी कंट्री दूसरे देश के साथ किस तरह के रिलेशन रखेगा, क्या उनसे अच्छे संबंध रखेगा, उनसे कौन सा सामान खरीदेगा, कौन सा सामान उनको बेचेगा, ठीक है, किन बातों पर सहमति, किन बातों पर असहमति, किस तरह के उनके बॉर्डर लाइंस, किस तरह के उनके आपसी संबंध रहेंगे, यही होता है विदेश नीति। मतलब एक देश दूसरे देश के साथ किस प्रकार के सिद्धांत और व्यवहार अपनाता है, वही विदेश नीति होती है। अगर सिंपल शब्दों में समझें तो विदेश नीति का मतलब होता है दूसरे देशों के साथ अपनाई जाने वाली किसी भी देश के द्वारा नीति या किस प्रकार के संबंध, उसे हम विदेश नीति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक परिभाषा लेते हैं, रूथना स्वामी ने एक परिभाषा दी है विदेश नीति की। उनके अनुसार विदेश नीति ऐसे सिद्धांतों और व्यवहारों का समूह है। तो विदेश नीति क्या है, मुख्य रूप से आपको बताना है कि ये सिद्धांत और व्यवहारों का समूह है। जो सिद्धांत कोई देश अपनाता है, जो व्यवहार वो देश दूसरे देश के साथ करता है, उनका समूह है विदेश नीति। तो ये मुख्य रूप से सबसे पहली बात तो ये निकल के आ गई। अगर आप विदेश नीति की विशेषताओं की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले विशेषता ये आ गई कि विदेश नीति सिद्धांतों और व्यवहारों का समूह है। ठीक है, तो रूथना स्वामी के अनुसार विदेश नीति ऐसे सिद्धांतों और व्यवहारों का समूह है जिनके द्वारा, जिन सिद्धांतों और व्यवहारों के द्वारा राज्य के अन्य राज्यों के साथ संबंध। अब यहां पे राज्य जो है वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे राज्य एक स्वतंत्र राज्य वो होता है जिसको हम देश कहते हैं। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल साइंस में अगर आप देखेंगे तो राज्य जो है मुख्य रूप से क्या होता है, जिसके पास चार तत्व होते हैं। कौन से तत्व होते हैं राज्य के पास? सबसे पहला तत्व होता है कि उसके पास निश्चित भूभाग है, टेरिटरी है, लैंड। दूसरा तत्व होता है पॉपुलेशन, यानी कि उसके पास जनसंख्या है। और तीसरा तत्व होता है गवर्नमेंट। ठीक है, और चौथा तत्व होता है सोवरेंटी। सोवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता। ये चार तत्व जिसके पास होंगे उसे हम राज्य कहेंगे, जिसके पास निश्चित भूभाग होगा, जनसंख्या होगी और सरकार होगी और संप्रभुता होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है वो सोवरेंटी यानी कि संप्रभुता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य अपने बारे में निर्णय लेने का एक अधिकार रखता है, सुप्रीम अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस अबाउट इटसेल्फ। ठीक है, तो उसको हम संप्रभुता कहते हैं। तो यहां पे राज्य का मतलब हो गया स्वतंत्र राज्य, यानी कि कोई भी देश। तो राज्य अन्य राज्यों के साथ संबंधों को नियमित किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि विदेश नीति ऐसे सिद्धांतों और व्यवहारों का समूह है जिनके द्वारा राज्य के अन्य राज्यों के साथ जो संबंध होते हैं उन संबंधों को नियमित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये होगी डेफिनेशन विदेश नीति की। अब हम पढ़ते हैं भारत की विदेश नीति के बारे में और उसके सिद्धांतों के बारे में। अब इसमें सबसे पहले आता है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत। भारत की विदेश नीति कैसी होगी, किस प्रकार से दूसरे देशों के साथ संबंध होंगे, ये सब भारत की विदेश नीति के मुख्य हिस्सा है। भारत की विदेश नीति के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। पंडित
जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 में जो अंतरिम सरकार थी उसके अध्यक्ष थे, यानी कि अंतरिम सरकार में एक तरह से कह सकते हैं प्रधानमंत्री। उसके बाद में 1964 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये जो शुरुआती दौर था, खासकर अगर हम देखें 1947 से और 1964 तक, ये जो शुरुआती दौर था इसमें भारत की विदेश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्यों थी? क्योंकि भारत अभी आजाद हुआ था और इसलिए जरूरी था कि भारत की विदेश नीति किस प्रकार की होगी, ये उसका भविष्य तय करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसलिए इसको हम क्रूशियल दौर कहते हैं भारत की विदेश नीति का, और इसके निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। तो भारत की विदेश नीति के सबसे मुख्य सिद्धांत हम ले रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला है गुटनिरपेक्षता। ठीक है, गुट का मतलब होता है ग्रुप, निरपेक्षता का मतलब गुटों से दूर रहना। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता का मतलब हो गया गुटों से दूर रहना। कौन से गुटों से दूर रहना, आपको समझना है कि गुटनिरपेक्षता में क्या चीज आती है। गुटनिरपेक्षता मतलब जिसको हम कहते हैं नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये NAM के नाम से जाना जाता है गुटनिरपेक्षता। 1955 में अफ्रो एशियाई देशों का एक सम्मेलन हुआ था बांडुंग में, इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में हुआ था। उसके बाद 1961 में गुटनिरपेक्षता का पहला सम्मेलन हुआ, ठीक है, बेलग्रेड के अंदर। कहां पे हुआ? बेलग्रेड में। इसी के साथ में गुटनिरपेक्षता जो है उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि नींव पड़ गई थी और उसकी शुरुआत हो गई थी। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि गुटों से दूर रहना। जब भारत आजाद हुआ दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पूरी दुनिया दो गुटों में बट गई। कौन कौन से गुट थे? एक तरफ यूएसए जिसकी तरफ पूंजीवादी देशों का समूह था, दूसरी तरफ यूएसएसआर सोवियत संघ जिसकी तरफ साम्यवादी देशों का समूह था। तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई थी। जब भारत आजाद हुआ तो भारत पे प्रेशर आया कि भाई दोनों में से किसी गुट को वो ज्वाइन करे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नीति अपनाई कि हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे। और इसके साथ में उनके जो है घाना के जो है राष्ट्राध्यक्ष थे, उनके साथ इंडोनेशिया के, मिस्र के, ठीक है, इस प्रकार से ये इन सभी लोगों ने मिलकर, अफ्रो एशियाई देशों ने मिलकर ये नीति अपनाई कि भाई हमें इन गुटों से दूर रहना है। क्यों रहना है? क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो इसको अलाउ नहीं करती है। अभी हम आजाद हुए हैं तो इसलिए जरूरी था कि इन गुटों से दूर रहना। इसी को हम गुटनिरपेक्षता कहते हैं। तो भारत ने सबसे पहले गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई जो उसके बाद भी जारी रही। जैसे 1977 में पहली बार जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी उसमें भी ये जारी रही। उसके बाद में राजीव गांधी जी आए और उसमें भी जारी रही। आज भी हम गुटनिरपेक्षता को फॉलो करते हैं। इसके बाद आता है दूसरी, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध। भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का हमेशा विरोध किया है। साम्राज्यवाद क्या होता है? एक देश जब दूसरे देश पर कब्जा कर ले अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, और उपनिवेशवाद में आर्थिक दोहन करना, किसी भी देश का आर्थिक दोहन, उसके रिसोर्सेज का यूज करना उपनिवेशवाद। जैसे ब्रिटेन ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, ठीक है, जर्मनी, जापान, ये उस टाइम की साम्राज्यवादी नीतियों वाले देश थे। तो इस तरह से भारत ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का हमेशा विरोध किया। अगला सिद्धांत आता है भेदभाव का विरोध। ठीक है, इसमें आपको बताता हूं कि किस तरह से भारत ने भेदभाव का विरोध, किसी भी प्रकार के भेदभाव का विरोध किया। इसमें आता है कि जैसे रंग के आधार पर भेदभाव, जाति के आधार पर भेदभाव। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति वाली सरकार थी तो भारत ने उसका भी पूरी तरह से विरोध किया। इस प्रकार के किसी भी तरह के भेदभाव का भारत ने विरोध किया है, ये उसका मुख्य सिद्धांत है। इसके बाद आता है अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध। भारत ने हमेशा ही दूसरे देशों के साथ कोशिश की है कि मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की, चाहे वो पाकिस्तान है, चीन है या बांग्लादेश है, कोई भी देश है, अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, जो भी है, सभी के साथ में मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखेंगे। ये भारत की विदेश नीति का अगला सिद्धांत है। इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में विश्वास। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना क्यों हुई थी? अंतरराष्ट्रीय शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भावना को बनाए रखने के लिए। तो भारत जो है उसके फाउंडर नेशंस में से एक था। 51 देशों ने उसकी स्थापना की थी, तो भारत 51 में से एक था। इसलिए भारत ने आज तक संयुक्त राष्ट्र के जो सिद्धांत हैं उनमें विश्वास रखा है और उन सिद्धांतों की पालना भी करता है, जिसमें हम बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है क्षेत्रीय सहयोग। क्षेत्रीय सहयोग का मतलब होता है कि भारत
कि जो क्षेत्रीय सहयोग वाले देश है, मतलब जो आसपास में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, क्या बोलते हैं, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इस तरह के देशों के साथ सहयोग बनाने के लिए 1985 में सार्क की स्थापना की। सार्क, ठीक है, सार्क क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम दक्षेस भी कहते हैं, दक्षेस, ठीक है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। उस समय इसमें 7 देश थे, ठीक है, 7 देश थे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, लेकिन इसमें 8वां देश मिल गया, अफगानिस्तान। तो आज इसमें 8 देश हैं। इसका मतलब क्षेत्रीय सहयोग पे जोर दिया है ताकि आपसी कोऑपरेशन से विकास किया जा सके। इसके बाद आता है पंचशील। पंचशील का जो समझौता है वो भी हमने अपनाया। इसके सबसे पहले पंचशील का समझौता हमने चीन के साथ साइन किया। मैं आपको बताता हूं इसमें पंचशील में क्या क्या चीज आती है, ठीक है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ। तो पंचशील का सिद्धांत भारत किसी भी देश के साथ, हर देश के साथ जो है फॉलो करता है। इसको 29 अप्रैल 1954 को साइन किया गया था। हालांकि चीन ने तोड़ा था पहले, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पंचशील समझौता में कौन कौन से सिद्धांत थे। पंच का मतलब होता है 5, ठीक है, शील का मतलब होता है सिद्धांत। तो 5 सिद्धांतों का जो पालन हुआ, तो 5 सिद्धांत पंचशील में कौन कौन से थे? सबसे पहला था क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान। परस्पर क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि दोनों में से कोई भी देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता को नहीं तोड़ेंगे। अखंडता का मतलब होता है कि जो भारत के जितने भी राज्य हैं, चीन के जो सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा में जितने भी राज्य आते हैं, तो दोनों उस अखंडता का सम्मान करेंगे और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। मतलब कि जो फाइनल अथॉरिटी है, भारत की जो निर्णय करने की क्षमता और फाइनल अथॉरिटी वो भारत सरकार के पास है। उसमें चीन किसी प्रकार से जो है अड़ंगा नहीं डालेगा और ना ही भारत हस्तक्षेप करेगा चीन के मामलों में। तो ये हो गया क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान। दूसरा है परस्पर आक्रमण न करना। एक दूसरे, कोई भी देश एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। हालांकि इसको मैंने आपको पहले बताया कि 1962 में चीन ने तोड़ दिया था। आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप न करना, मतलब अहस्तक्षेप की नीति। कहां पे? इंटरनल रिलेशन, मतलब जो भी इनके अफेयर्स होते हैं, इंटरनल इश्यूज होते हैं, उनमें एक दूसरा देश कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह होता है आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना। इसका आता है इसके बाद परस्पर समानता तथा लाभ। तो समानता, दोनों देश बराबर है। भारत और चीन ने अगर ये साइन किया तो पंचशील का समझौता ये कहता है कि दोनों देश बराबर हैं, दोनों देशों में से कोई भी जो है अपने आप को सुपीरियर नहीं समझेगा। तो इसलिए समानता का सिद्धांत हो गया। और साथ में परस्पर लाभ, ऐसे कार्य करेंगे जिसपे दोनों को लाभ हो जाए, तो परस्पर लाभ का सिद्धांत हो गया। और लास्ट आता है शांति में सह अस्तित्व। इसका मतलब होता है कि दोनों देश शांति की नीति अपनाएंगे। और सह अस्तित्व का मतलब होता है कि एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पंचशील के 5 सिद्धांत हो गए। और इसी तरह से हमने आज भारत की विदेश नीति के मुख्य सिद्धांत भी पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे और चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।